रचनात्मकता संक्रामक है, इसे फैलाते रहो। आइंस्टाइन का ये कहना आज की हमारी चर्चा पर बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ बिल्कुल। आज हम विज्ञान की एक ऐसी ही थोड़ी हटके सोच पर बात कर रहे हैं, पैराडॉक्स, विरोधाभास। और खास तौर पर ये कि कैंसर के इलाज में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, जैसा कि अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी माने APS में छपे एक शोध में बताया गया है। जी, ये रिसर्च चीन की लैंजो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये वो जो विरोधाभास वाली बात है। हाँ, कि कैसे दो रणनीतियां जो शायद अपने आप में उतनी कारगर ना हो, बिल्कुल, मिलकर एक बेहतर नतीजा कैसे दे सकती हैं। ये कैंसर ट्रीटमेंट में खासकर उन मुश्किल मामलों में जहां दवा का असर कम होने लगता है, शायद एक नई उम्मीद जगाए। ये वाकई सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। और जैसा आपने कहा, UPSC की तैयारी करने वालों के लिए भी ये विज्ञान और तकनीक में जो नए आइडियाज आ रहे हैं उसका एक अच्छा उदाहरण है। हाँ। तो ये पैराडॉक्स, विरोधाभास, क्या सच में ऐसा होता है कि दो नुकसान वाली चालें मिलकर जिता दें? क्या यही है इसका मूल विचार? हाँ, मोटे तौर पे यही है। देखिए, इसे समझने के लिए पहले हमें मौजूदा कीमोथेरेपी को थोड़ा देखना होगा। दो मुख्य तरीके हैं। अच्छा। एक है MTD यानी मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। इसमें दवा की जितनी ज्यादा से ज्यादा डोज मरीज झेल सके वो दी जाती है। ओके। और दूसरा LDM मतलब लो डोज मेट्रोनोमिक। इसमें लगातार पर बहुत कम डोज दी जाती है दवा की। और आपने कहा था इनकी अपनी सीमाएं हैं। हाँ बिल्कुल। MTD का सोचिए, तेज डोज दवा सेंसिटिव सेल्स को तो मार देती है। हाँ, ये तो अच्छी बात हुई। लेकिन दिक्कत यह है कि जो दवा प्रतिरोधी यानी रेजिस्टेंट सेल्स हैं वो बच जाती हैं और फिर उन्हें फैलने का पूरा मौका मिल जाता है। ओ, तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और LDM में क्या गड़बड़ है? LDM में डोज कम होती है तो अक्सर दोनों तरह की कोशिकाएं, सेंसिटिव और रेजिस्टेंट, बच सकती हैं और कैंसर वापस आ सकता है। तो दोनों ही तरीकों में कुछ ना कुछ कमी है। इसी मुश्किल से निपटने के लिए फिर अडैप्टिव थेरेपी आई। एकदम सही। अडैप्टिव थेरेपी एक कह सकते हैं प्रायोगिक तरीका है। इसमें MTD और LDM के बीच अदला बदली करते हैं। अच्छा, मतलब कभी ज्यादा डोज कभी कम डोज। हाँ, और इसका लक्ष्य कैंसर को पूरी तरह खत्म करना नहीं होता, बल्कि उसे कंट्रोल में रखना, उसकी बढ़त को धीमा करना है। कैसे? ये सेंसिटिव और रेजिस्टेंट कोशिकाओं के बीच जो एक तरह की होड़ चलती है उसका फायदा उठाता है। समझ गया। लेकिन फिर ये अदला बदली कब करनी है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो मुश्किल होगा तय करना। यही तो पारंपरिक अडैप्टिव थेरेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। आपको लगातार पता करना पड़ता है कि ट्यूमर में कौन सी कोशिकाएं कितनी है, सेंसिटिव या रेजिस्टेंट। और इसके लिए तो बहुत महंगी और जटिल टेस्टिंग लगती होगी, जैसे सिंगल सेल सीक्वेंसिंग वगैरह। हाँ बिल्कुल। ये जानना कि कब रेजिस्टेंट सेल्स हावी होने वाली हैं, ये आसान नहीं है। ओके, तो यहीं पर लैंजो यूनिवर्सिटी का आइडिया आता है, पैराडॉक्स विरोधाभास वाला। जी, उनका प्रस्ताव है कि क्यों ना हम इस जटिल निगरानी के बिना ही MTD और LDM के बीच स्विच करें। बिना निगरानी के? पर कैसे? अंदाजे से? नहीं, अंदाजे से नहीं, बल्कि कैंसर कैसे बढ़ता है उसके एक गणितीय मॉडल के आधार पर, एक तय शेड्यूल के हिसाब से। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। बिना जाने के अंदर क्या चल रहा है, बस एक फिक्स टाइम टेबल पर डोज बदलते रहें, इससे फायदा होगा। हाँ, सुनने में यही विरोधाभास है, लेकिन उनके जो कंप्यूटर सिमुलेशंस हैं, उन्होंने कैंसर के पूरे इकोसिस्टम को मॉडल किया। स्वस्थ कोशिकाएं, सेंसिटिव कैंसर सेल्स, रेजिस्टेंट कैंसर सेल्स, सब कुछ। अच्छा, और सिमुलेशन दिखाते हैं कि अगर आप एक तय साइकिल में, मतलब एक निश्चित समय के बाद MTD और LDM के बीच स्विच करते हैं तो इससे ट्यूमर में सेंसिटिव सेल्स की एक ठीक-ठाक संख्या बनी रहती है और ये तेजी से बढ़ने वाली सेंसिटिव सेल्स उन धीमी गति से बढ़ने वाली रेजिस्टेंट सेल्स को दबा कर रखती हैं। ओह, तो ये MTD वाली गड़बड़ की सारी सेंसिटिव सेल्स मर गईं और LDM वाली गड़बड़ की सेंसिटिव सेल्स काफी ज्यादा हो गई और रेजिस्टेंट को भी मौका मिल गया, दोनों से बच जाता है। हाँ, एक तरह से ये दोनों चरम स्थितियों के बीच संतुलन बनाता है। ये वाकई पैराडॉक्स विरोधाभास का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसा है। इसे शायद विरोधाभास का कमजोर रूप कहा गया है ना, क्योंकि यहाँ दो बिल्कुल हारने वाली नहीं बल्कि दो कम असरदार रणनीतियों को मिला रहे हैं। सही कहा। और सिमुलेशंस ये भी दिखाते हैं कि देखो, दवा का प्रतिरोध तो फिर भी विकसित होता है, ऐसा नहीं कि वो रुक जाता है।
अच्छा, पूरी तरह नहीं रुकता। नहीं, लेकिन अकेले एमटीडी या अकेले एलडीएम इस्तेमाल करने की तुलना में प्रतिरोध आने में लगभग 2 गुना समय लग सकता है। तो ये तो अडेप्टिव थेरेपी का जो असल मकसद था कि जब इलाज मुमकिन ना हो तो कम से कम जिंदगी की क्वालिटी और अवधि बढ़ाई जाए, उससे तो ये मेल खाता है। बिल्कुल, ये उसी दिशा में एक कदम है। हालांकि देखिए, कुछ विशेषज्ञ जैसे लंदन यूनिवर्सिटी के गणितीय ऑन्कोलॉजिस्ट रॉबर्ट नोबल थोड़ी सावधानी बरतने को कहते हैं। क्यों? उन्हें क्या लगता है? उनका मानना है कि ये रणनीति शायद शुरुआती स्थितियों के प्रति थोड़ी ज्यादा ही संवेदनशील हो। मतलब अगर ट्यूमर की शुरुआत में थोड़ा भी फर्क हुआ तो शायद ये रणनीति काम ना करे। अच्छा, मतलब ये अभी शायद लैब से सीधे क्लिनिक दिलाने लायक नहीं है। हाँ, उनका कहना है कि शायद अभी ये क्लिनिकल सेटिंग के लिए पूरी तरह तैयार ना हो, अभी और काम बाकी है। तो आगे क्या? लैब में और प्रयोग होंगे? जी, लांजू के शोधकर्ता अब अपने गणितीय मॉडल को लैब में इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट करने की योजना बना रहे हैं, ताकि इस रणनीति को और मजबूत बनाया जा सके। लेकिन फिर भी ये एक नई सोच तो है। हाँ, बिल्कुल। जैसा नोबल ने भी माना, ये स्टडी दिखाती है कि कैंसर ट्रीटमेंट की सोच बदल रही है। हम अब कैंसर को सिर्फ कोशिकाओं के एक ढेर की तरह नहीं देख रहे, बल्कि उसके विकासवादी गतिशीलता को समझ रहे हैं। मतलब समय के साथ कैंसर सेल्स की आबादी कैसे बदलती है, वो आपस में कैसे मुकाबला करती हैं, इस सब को ध्यान में रखकर इलाज की रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है। तो सार ये हुआ कि 2 रणनीतियां जो अकेले शायद पूरी तरह कामयाब ना हो, उन्हें अगर सही तालमेल से बारी-बारी से इस्तेमाल किया जाए तो शायद हम कैंसर के बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, वो भी बिना महंगी लगातार निगरानी के। ये है पैराडो विरोधाभास का कैंसर में संभावित इस्तेमाल। बिल्कुल सही, और ये कैंसर की एवोल्यूशनरी डायनामिक्स को समझने की अहमियत बताता है। यूपीएससी के नज़रिए से भी ये उभरती हुई मेडिकल टेक्नोलॉजी और उसके पीछे के जो सिद्धांत हैं जैसे गेम थ्योरी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, उनके एप्लीकेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। पर हाँ, क्लिनिक तक का सफ़र अभी बाकी है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये जो विकासवादी गतिशीलता और गेम थ्योरी वाले सिद्धांत हैं, इन्हें समझना दूसरी जटिल समस्याओं, चाहे वो बायोलॉजी की हों या समाज की, से निपटने के हमारे तरीकों को भी बदल सकता है, जहां अलग-अलग प्रतिस्पर्धी रणनीतियां काम करती हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है, इस पर जरूर आगे सोचा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो श्रोताओं, अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछने में संकोच न करें।